आप सभी का स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम क्लास 7th का जल्दी ही होने वाला है। तो इस वीडियो में हम क्लास 7th के लिए हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में जो आपके फर्स्ट टर्म के जो 3 चैप्टर्स हैं उनके जितने भी क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम ये वीडियो अगर आप कर लेते हो तो लगभग आपका 40% से ऊपर नंबर जो है वो इसी वीडियो से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें हम बताएंगे, तो ध्यान से ये पूरा वीडियो एंड तक देखना। और एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो ज़रूर आप देख के जाना ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाए। एग्जैक्ट क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही क्वेश्चंस आए, लेकिन इस वीडियो में जो आपको नॉलेज मिलेगी वो एग्ज़ाम में आपको आंसर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये पहला आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट जो चैप्टर है आपका पादपों में पोषण, उसका ये क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है, जीव जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सरल कच्चे माल का उपयोग करके भोजन तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो स्वपोषी। आप सभी को पता है। विषमपोषी वो होते हैं जो पौधों पे अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरे के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे के शरीर पे पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। पोषण वो उन्हीं का पोषण से अपना शरीर की वृद्धि करते हैं। जैसे अगर एक परजीवी पादप का आपको कभी पूछ लिया जाता है नाम, तो परजीवी पादप का उदाहरण हो जाता है अमरबेल। अमरबेल क्या है? एक प्रकार का परजीवी पादप। और सेप्रोफाइट्स, जिसे हम हिंदी में मृतजीवी कहते हैं, मृतजीवी का उदाहरण है आपका कवक। कवक क्या है? एक मृतजीवी जो कि मरे हुए जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे मशरूम है आपका, और कवक जो ब्रेड पे लग जाता है, राइजोपस, ये सब क्या है? सेप्रोफाइट्स या मृतजीवी। पहले का आंसर है स्वपोषी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता? अब आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक जल जो जड़ों से मिल जाता है, फिर उसके बाद सूर्य का प्रकाश, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड या हवा से मिल जाता है, और क्लोरोफिल जो पत्तियों में पहले से मौजूद होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ये 4 चीज़ें होती हैं। तो ये इन चारों में से कुछ भी अगर नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। किसके अभाव में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा? तो क्लोरोफिल के अभाव में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सूर्य के प्रकाश को संग्रहित करना। ठीक है, अगला देखते हैं, सी ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसे सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं, ये हमारा गलत है। जानवर जो है वो विषमपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो पहला और चौथा सही है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा क। ठीक है, और प्रकाश इसमें क्या होता है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है इसको जब जल हम देते हैं तो जल से, और यहाँ पर आपका क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के बाद और सूर्य का प्रकाश, इस तरह से आपका अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। और बनता क्या है? बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ग्लूकोज जो है इस फॉर्म में लिखते हैं, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है इसमें। तो ये पहला और चौथा सही है। चौथा क्वेश्चन है, पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट कीटों को फंसाता है क्योंकि? पिक्चर प्लांट किस प्रकार का? वो एक विषमपोषी है, एक नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, और यह मनुष्य की तरह पाचन तंत्र करता है। तो क्लोरोफिल जो पिक्चर प्लांट या घटपर्णी क्या है? एक प्रकार का कीटभक्षी पादप है, और ये कीटभक्षी पादप कीड़ों को फंसाते हैं या खाते हैं। और क्यों खाते हैं? क्योंकि जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, और कीड़ों को खा के अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में ये उगते हैं और कीड़ों को खा के अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं।
तो कीटभक्षी पादप है पिक्चर प्लांट। इसके अलावा आपको 2 कीटभक्षी पादप और पता होना चाहिए, एक है आपका सनड्यू और एक आपका वीनस फ्लाई ट्रैप। 3 आपके हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू और पिक्चर पादप, ये जिसे हम घटपर्णी कहते हैं। ये तीनों क्या हैं आपके कीटभक्षी पादप। अगला है खमीर, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। मशरूम, खमीर और ब्रेड मोल्ड इसमें किस प्रकार का पोषण है? तो आपको पता है मशरूम का ही पता ही होगा आपको, मृतजीवी पोषण है, गोबर के ऊपर उगता है। ब्रेड मोल्ड में जो ब्रेड जो के ऊपर जो कवर लगता है वो भी एक प्रकार का मृतजीवी, और ईस्ट या खमीर जो है वो भी मृतजीवी पोषण होता है। अगला है जब हम आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती की निचली सतह को देखते हैं तो कई छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। ऐसे छिद्रों को क्या नाम दिया जाता है? जैसे अगर आप ये पत्तियों को नीचे देखोगे पीछे की तरफ तो आपको इस तरह के छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे, और ये छोटे छेद क्या कहलाते हैं? रंध्र। ठीक है, और इनका काम होता है ऑक्सीजन का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान करना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, और पानी को वाष्पोत्सर्जन करना, पानी बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा। ये इसका काम होता है रंध्र का। इसे हम इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा या रंध्र इसको कहा जाता है, जिससे कि गैसों का आदान प्रदान होता है और अत्यधिक पानी जो है वो वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, अतिरिक्त पानी निकालने में मदद करता है। अगला है 2 जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। एक आश्रय और पानी और पोषक तत्व प्रदान करता है, दूसरा भोजन तैयार करता है। तो ऐसे संघ को क्या कहते हैं? तो ऐसे संघ को हम कहते हैं सिम्बायोसिस, या इसे हम कहते हैं सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध का उदाहरण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लाइकेन इसका उदाहरण है सहजीवी संबंध का, जहाँ पर जो कवक है वो भोजन बनाता है, और कवक जो है वो आश्रय प्रदान करता है और शैवाल जो है वो भोजन बनाता है। तो इसे हम सिम्बायोसिस या हिंदी में सहजीवी संबंध, और इसका उदाहरण पौधों में अगर पूछा जाए तो वो है आपका लाइकेन। क्या है? लाइकेन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कच्चा माल हवा में उपलब्ध है? आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए अभी हमने पढ़ा 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। किस किस की? कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की, सूर्य के प्रकाश की, और क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल तो पत्तियों में होता है, जल जड़ों से द्वारा आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? हवा में उपलब्ध होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर ये ऐसे क्वेश्चन है, आलू और अदरक दोनों भूमिगत भाग है और दोनों भोजन संग्रहित करते हैं, तो इन पौधों में भोजन कहाँ तैयार होता है? तो आपको पता है कोई भी पौधे हैं वहाँ भोजन तैयार होने का काम कहाँ होता है? पत्तियों में। पत्तियों को पौधों की रसोई भी कहा जाता है, और अधिकांश जो पौधे हैं वो भोजन पत्तियों में तैयार किया जाता है, चाहे वो और भूमिगत हो, आलू अदरक, किसी भी मामले में पत्तियों में ही संरक्षित किया जाता है। फिर है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल तथा कुछ अन्य कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अब इसको जोड़ना है, जैसे खनिज, जल, खनिज और सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब कुछ ये हमने कर लिया, ये सब तो कर लिया। फिर 11वां प्रश्न है कि एक बकरी एक छोटे पौधे की सारी पत्तियां खा जाती है और कुछ दिनों में पौधे में फिर से नई पत्तियां उगती है, तो बिना पत्तियों के पौधे कैसे जीवित रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो आवश्यकता से अधिक मात्रा में भोजन बनते हैं वो स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाता है। ये भी पूछा जा सकता है अत्यधिक मात्रा में बनने वाला भोजन किस रूप में सुरक्षित होता है? तो स्टार्च के रूप में अपने भंडारण अंगों में संग्रहित कर लेता है, और जब पत्तियों में की अनुपस्थिति में वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते तो उसी संग्रहित भोजन को खा लेते हैं। फिर अब पोषण के तरीकों से संबंधित एक शब्द बनाने के लिए आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, जैसे ये इंग्लिश में दिया हुआ है, आपको हिंदी में बताना है। ये रहने दो, एक क्वेश्चन ये इतना नहीं है। उसके बाद है पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन एक आवश्यक पोषक तत्व है, लेकिन दलहनी पौधे जैसे हरा चना, उड़द आदि को उगाने वाले खेती के दौरान नाइट्रोजन उर्वरक नहीं डालते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि जो दलहन वाले पौधे हैं जैसे हरा चना, उड़द, चना, इन सब के जिन्हें हम लेग्यूमिनस फसलें कहते हैं, या
दलहनी फसलें कहते हैं, इनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं राइजोबियम, वो मौजूद होते हैं। और ये नाइट्रोजन जो स्थिर करने वाले बैक्टीरिया हैं, ये नाइट्रोजन वायुमंडल से लेके पौधों को दे देते हैं। ये भी एक प्रकार का सहजीवी संबंध होता है। फिर है गेहूं का आटा खुले में छोड़ दिया जाए तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। तो क्यों? गेहूं के आटा में मौजूद कार्बोहाइड्रेट जो है के कारण खमीर या कवक पनपने लगता है और उसमें प्रजनन करने लगता है। और किण्वन की प्रक्रिया के कारण कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, जिससे दुर्गंध आती है। 15वां क्वेश्चन है, आपको ये कंप्लीट करना है कि सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे माल है। क्या आप जानते हैं कहाँ उपलब्ध है? संयंत्र में जो पौधों में उपलब्ध होता है वो कौन सा उपलब्ध होता है? तो ये हो गया आपका क्लोरोफिल। जो पौधों में ही उपलब्ध है वो हो गया आपका क्लोरोफिल। फिर मिट्टी में क्या उपलब्ध होता है? तो मिट्टी से जल और खनिज की मिलता है जड़ों के द्वारा। फिर हवा से क्या उपलब्ध है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दिन के दौरान उपलब्ध होता है तो सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश दिन में उपलब्ध होता है, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अब ये चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको रंध्र, द्वार और रक्षक कोशिकाओं, इनको लेबल करना है। तो ये जो है, ये जो द्वार हैं, अगर हम देखें इसका सही उत्तर, तो ये जो द्वार है इसे हम कहते हैं रंध्र द्वार। ये स्टोमेटल ओपनिंग, इसे हम कहते हैं रंध्र द्वार। और ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं रक्षक कोशिकाएं। इसको क्या कहते हैं? रक्षक कोशिका। तो रक्षक कोशिका ये हो गई और रंध्र द्वार वो हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर स्टोमेटा का आपको डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो भी आप इस तरह से रंध्र का डायग्राम बना सकते हो। अब इसमें आपको मैच करना है। जैसे कॉलम ए में दिया है आम का पेड़, मशरूम, पिक्चर प्लांट, अमरबेल। तो आम का पेड़ क्या है? स्वपोषी है ना, खुद अपना खाना बनाता है, तो ये स्वपोषी हो जाएगा। मशरूम आपको पता है क्या होता है? सैप्रोफाइट या मृत जीवी, तो मशरूम हो जाएगा सैप्रोफाइट या मृत जीवी। पिक्चर प्लांट क्या होता है? एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा। और अमरबेल विषमपोषी, या इसको हम परजीवी भी कहते हैं, परजीवी पादप का भी एग्जाम्पल है अमरबेल। ठीक है, तो इस तरह से ये, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई। ये पर विषमपोषी जो है वो अमरबेल का नहीं होगा। ये नीचे एक और दिया हुआ है आपका हाथी, तो हाथी का जो है वो हो जाएगा। जो इसमें आपको लिखना कैसे है पता है ना? जैसे आम का पेड़ जो है वो क्या है? स्वपोषी, तो एक का जो हो जाएगा वो 3 नंबर। फिर मशरूम क्या है आपका? 4 नंबर। फिर पिक्चर प्लांट आपका है कीटभक्षी पादप, तो 1 नंबर। अमरबेल है परजीवी, तो 5 नंबर। और इसमें हो जाएगा आपका 2 नंबर। हाथी क्या है आपका? तो इस तरीके से आम का पेड़ हो जाएगा स्वपोषी, मशरूम हो जाएगा मृतजीवी, पिक्चर पादप हो गया कीटभक्षी पौधा, और जो आपका अमरबेल है, अमरबेल हो जाता है परजीवी, और हाथी विषमपोषी। फिर कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि बाघ, भेड़िया, तेंदुआ, जंगली जानवर पौधे नहीं खाते, तो ये पौधे के बिना जीवित कैसे रहते हैं? तो ये परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, डायरेक्ट रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्ट पौधे नहीं खाते, लेकिन जो जानवर पौधे खाते हैं उनको खा के वो अपना जीवन वो जीते हैं। तो क्योंकि जैसे हिरन, बाघ, बकरी, जो बाघ जो है वो बकरी, हिरन इन सब को खाते हैं और वो घास को खाते हैं। तो अगर घास ख़त्म हो जाएगा तो बकरी, हिरन भी ख़त्म हो जाएंगे। तो वो डायरेक्ट उनके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं होते, अप्रत्यक्ष रूप से ये जंगली जानवरों का जो जीवन है वो भी पौधों पर ही निर्भर होता है। फिर आपको ये दिया हुआ है रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है, ये थोड़ा ध्यान से कर लो। जैसे इसमें दिया है ये आपको 4-5 शब्द दिए हैं, इसको आपको फिल करना है। इसमें जैसे है पत्तियों में डैश नामक एक हरा रंग द्रव्य होता है, बताओ क्या होगा? तो पत्तियों में क्लोरोफिल, तो ए आ जाएगा। क्लोरोफिल नामक एक हरा रंग द्रव्य होता है जो सूर्य के प्रकाश से डैश को ग्रहण करता है। तो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? ऊर्जा को। और इस ऊर्जा का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? तो इसमें भी ऊर्जा ही आ जाएगा, सी में भी ऊर्जा ही आ जाएगा। ठीक है, इस ऊर्जा का उपयोग
डैश नामक प्रक्रिया में। तो कौन सी प्रक्रिया में करते हैं हम? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो इसमें आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण डी में। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किया जाता है और डैश तथा डैश जैसे अन्य कच्चे माल के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे अन्य कच्चे माल के साथ क्या बनाता है? भोजन को संश्लेषित करता है। तो इस तरह से ये हम लिख सकते हैं। यहाँ एक से अधिक बार प्रयोग कर सकते थे, तो ऊर्जा का प्रयोग हमने 2 बार कर लिया। ठीक है, अब ये तो था आपका पहला चैप्टर। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13, जो है आपका समय एवं गति, गति एवं समय। और इसके पहले अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसका उपयोग समय मापने के लिए नहीं किया जा सकता? टपकता नल, सरल लोलक, दिन में किसी वस्तु की छाया या आँखों का झपकना। तो आँखों जो है वो निश्चित समय अंतराल पर नहीं झपकती, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते समय मापने के लिए। फिर है, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा। हाँ, इसमें दिया हुआ है 2 विद्यार्थियों को तालिका ए और तालिका बी द्वारा वर्णित समय और दूरी ग्राफ बताना है। तो समय और दूरी ग्राफ में हम क्या करते हैं? दूरी को लेते हैं एक्स एक्सिस पे और समय को लेते हैं, सॉरी, दूरी को लेते हैं वाई एक्सिस पे, समय को लेते हैं एक्स एक्सिस पे। अब आपको यहाँ दिया हुआ है, देखो 0 पे तो 0 है। फिर 2 मिनट में कितना है? 10। यहाँ 10 20 30 कर दो आप, 10 20 30 40 बराबर बराबर 50। ठीक है, और इधर आप 2 4 6 8 और 10। तो जब आप इसको मिलाओगे, ये इस तरह से पॉइंट अलग अलग बन जाएंगे और ये एक सीधी रेखा आ जाएगी। ठीक है, एक समान गति को दर्शाता है। तो इस तरह से दूरी समय ग्राफ दिखाते हैं। तो ये कैसा दिखाता है? एक समान गति, एक सीधी रेखा दिखाता है। ठीक है, फिर है, अब एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। तो इसकी गति बतानी है। तो 90 मिनट में 54 किलोमीटर, तो आपको पता है गति का जो गति या चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी अपॉन समय, और दूरी और बटा समय। अब आपको पता है दूरी कितनी दी हुई है? 54 किलोमीटर। किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 और गुना 1000 मीटर। और यहाँ दिया हुआ आपका 90 मिनट। मिनट को सेकंड में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 60। अब देखो, ये एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो, 2 जीरो कट गए। 9 और 6, 9 6 54, तो ये कट गया पूरा, बचा कितना? 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया। अगला है, यदि हम चाल को 5, दूरी को d तथा समय को t से व्यक्त करें, सॉरी चाल को s है, ये चाल को s, दूरी को d और समय को d। तो आपको पता है चाल s इज इक्वल टू डी अपॉन टी होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? s इज इक्वल टू डी इंटू टी, नहीं, ये नहीं होगा, पहला नहीं होगा। t इज इक्वल टू एस बाई डी, ये भी नहीं होगा। s इज इक्वल टू 1/t इंटू डी, तो ये हम लिख सकते हैं 1/t इंटू डी लिख सकते हैं ना इसको। तो हम उत्तर सी हमारा सही हो जाएगा। फिर इसमें देखो, इसमें कहा गया आकृति को आपको देखना है, जिसमें ये ए यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है। ये एक सरल लोलक है। ठीक है, इसमें आपको बताना है ए से सी जाने में लिया गया समय अगर टी है। ठीक है, ए से सी जाने में, यहाँ से जाने में टी लगता है, सी से ओ तक जाने में ये लगता है, ये यहाँ पे टी है, ये आपका ये T1 है, ये T2 है। तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल क्या होता है? एक दोलन करने में लिया गया समय। तो देखो, यहाँ से T1 लगता है, यहाँ से T2। ठीक है, तो ये फिर दोबारा यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक में इसको T1 और T2 लगेगा। ठीक है, और फिर ये दोबारा जब यहाँ तक आएगा तो टोटल कितने, ये देखो, एक यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 T1 और 2 T2 लग रहे हैं, और जब वापस आएगा तो 4 T1 और 4 T2 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर है, वस्तु की गति को दर्शाने के लिए क्या सही प्रतीक है? हम गति को किससे दर्शाते हैं? मीटर प्रति सेकंड से। ठीक है, अगर सेकंड के ऊपर -1 लगाएंगे तो ये नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये अगर आएगा तो सिर्फ सेकंड, अगर ये नहीं रहता तो मीटर प्रति सेकंड, ये भी सही होता है, लेकिन अगर ये है तो उधर सिर्फ सेकंड आएगा। फिर अगला 9वां क्वेश्चन है, चलो ये भी नहीं, ये हमने कर लिया।
अच्छा, एक सरल लोलक दो बिंदुओं के बीच गति कर रहा है, क्या लोलक की गति एक समान है या असमान? तो लोलक की गति जो है वो असमान होती है, क्योंकि इसकी गति बदलती रहती है। ठीक है, समय के साथ साथ इसकी गति बदलती है। फिर है, यदि बूझो एक निश्चित दूरी 1 घंटे में तय करता है, पहले समान दूरी 2 घंटे में तय करती है। पहली समान दूरी 2 घंटे में और बूझो 1 घंटे में, तो अधिक गति की यात्रा कौन कर रहा है? तो जो कम समय ले रहा है उसकी गति अधिक है। तो बूझो 1 घंटे में कर रहा है, ये 2 घंटे में, तो दोनों में से किसकी गति अधिक हो गई? बूझो की गति। फिर इसी तरीके से इसमें आपको समय दूरी ग्राफ बताना है, ये आप आसानी से कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें है आयु जो है 12 वर्ष और 3 महीने है, इसको सेकंड में व्यक्त करना है। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक है, और इसी तरीके से अब सेकंड में निकालना है, तो सबसे पहले आप देखो, 3 महीने हैं, तो 3 महीने में दिन कितने हो गए आपके? 90 दिन हम मान लेते हैं, और 12 वर्ष में 365 दिन। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं 12 वर्ष के जो आपके 365 दिन, और फिर इसके 12 दिन, 12 से इतना मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने तो दिन हो गए, और प्लस में 90 दिन, तो टोटल इतने दिन हो गए। और हमको एक दिन का अगर निकालना हो तो एक दिन में कितने होते हैं? देखो, 1 मिनट में 60, एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। तो 24 गुना, ऐसा 1 मिनट में 60 और एक दिन में घंटे 24, हर घंटे में 60, एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। ये टोटल एक दिन का आ गया। एक दिन में इतने सेकंड है, और इतने दिनों में कितने सेकंड होंगे? तो हम इसको बस मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और तब आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। इसमें बस आपको कैलकुलेशन करना है। देखो क्या करना है आपको, 12 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो। देखो 12 तिये 3600, और 12 छिके 72, 12 पंजे 60, ये हो गया 0, 8, 7 3 10, और 7 6 13, और ये हो गया आपका 4। तो 4 3 8 0, ठीक है, और मतलब 4380 दिन हो गए 12 साल में, और प्लस में 90 दिन, तो 90 दिन और जोड़ो तो ये हो गया 0, 9 8 17, 3 और 1 4, तो 4470 दिन। और 4470 दिन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 घंटे से, और फिर 3600, 60 गुना 60 से। तो अब सबको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा। तो जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर जो आएगा का 386 208 000, इतने सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। हालांकि आपके एग्ज़ाम में चांस कम है आने के, फिर भी इसका आप देख लो। फिर अब इस तरह का आपको दिया हुआ है कि एक आयताकार पथ पर ABCD पर चलता है, प्रत्येक पक्ष की यात्रा करने में 2 मिनट लेता है, तो गति समान है। ये देखो, अगर हर तरफ 2 मिनट लेता है तो गति क्या है? असमान, क्योंकि यहाँ 8 मीटर है, यहाँ 6 मीटर है, दूरी बराबर नहीं है, लेकिन समय समान ले रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? जब समान समय में असमान दूरी तय की तो उसको हम कहते हैं असमान गति। ठीक है, अब इस तरह का ग्राफ अगर आपको दिया हो और आपसे पूछ लिया जाए 20 सेकंड पर वस्तु की स्थिति क्या है, दूरी और समय का ग्राफ है, आपको 20 सेकंड में पूछा जाए, तो ये देखो 20 सेकंड यहाँ है, और 20 सेकंड पे आप देखो वाई अक्ष में कहाँ है, तो 8 मीटर, तो इसकी गति क्या हो जाएगी? 8 मीटर। 12 सेकंड में देखो तो कितनी है? 6। 12 सेकंड में है 6 मीटर। औसत चाल आपको निकालना है, तो कुल तय की गई दूरी देखो कितनी है? 8 मीटर। ठीक है, और कुल लिया गया समय कितना है? 20 सेकंड। तो 20 सेकंड बाय 8, तो जब आप इसको निकालोगे तो 0.4 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर में 2-3 चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है, जो आने के चांस होते हैं कि जो 3 प्रकार की आपकी गति होती है। कौन कौन सी प्रकार की गति होती है? आपकी रेखीय गति, जो आप एक रेखा में चलने वाली गति है, और उसके बाद वर्तुल गति और आवर्ती गति।
इन तीनों के उदाहरण आपको अच्छे से पता होने चाहिए किसमें कौन सी गति है। ये आप जो एनसीईआरटी की आपकी बुक है उससे आप अच्छे से कर लो, ठीक है, वो ज़रूर आएगा। उसके बाद जो है समय की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, सेकंड। क्या है, सेकंड। ये भी पूछा जाता है, समय की मापने की जो मात्रक है वो है सेकंड। दूरी मापने का क्या मात्रक है, तो दूरी का जो मात्रक है वो है मीटर, ठीक है। और चाल का मात्रक क्या है, तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ये भी हमने बहुत बार कर लिया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है आपका मीटर प्रति सेकंड से जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो। जैसे मीटर प्रति सेकंड से अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, जैसे फॉर उदाहरण के लिए, जैसे मान लो आपको दे दिया कोई है आपका 90 मीटर प्रति सेकंड, इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं 90 और इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ध्यान रखना, जब भी मीटर प्रति सेकंड से को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 5/18 से। अच्छा सॉरी, ये उल्टा है इसमें, ये मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में 18/5 से, जो उल्टा करेंगे किलोमीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड करेंगे तब 5/18 में, ठीक है। मीटर से जब किलोमीटर में करेंगे तो हमको बढ़ाना है ना वैल्यू, आप ध्यान रखना, मीटर से जब किलोमीटर करते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, तो इसलिए 18/5। किलोमीटर से मीटर जब करते हैं तो छोटे होते वैल्यू तो ऊपर हम 5 रखेंगे, नीचे 18, ये याद रखने में सही रहेगा आपको। तो इसको करोगे तो ये 18 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 144 मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह से मान लो अगर आपको 72 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चेंज करना है, तो फिर वही हो जाएगा आपका, ये किलोमीटर प्रति घंटा होगा, सॉरी ये किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, अगर आपका दूसरा है किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 72 और इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5/18 से। तो देखो 18 × 5, तो 5 × 5 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है, 18 × 18 जो है वो आपका 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो कोई भी वाहन है उसके द्वारा तय की गई दूरी को जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं ऑडोमीटर। किसके द्वारा, ऑडोमीटर, या ऑडोमीटर को हम हिंदी में पथमापी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पथमापी, ठीक है। और जो आपका चाल है, चाल हम जो माप निकालते हैं वो हम निकालते हैं स्पीडोमीटर के द्वारा। ये भी आपसे पूछा जाता है, तो स्पीडोमीटर, या इसको हम क्या कहते हैं, चाल मापी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल मापी। तो चाल मापी स्पीडोमीटर, दूरी नापने के लिए ऑडोमीटर, ये आप ध्यान से कर लेना। अब ये कुछ इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपके आ सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। कुछ और अच्छे से एनसीईआरटी के पहले सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, उसमें से ज़रूर आता है। फिर है विद्युत धारा तांबे के तार से प्रवाहित होकर बढ़ती, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो अब तार जो है वो क्या करेगा, जैसे ए बी से कनेक्ट किया है तो ये तार जो है वो क्या होगा, तो इसमें अगर हम देखें, क्वेश्चन क्या है, अपने पास रखी हुई चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर देगा क्योंकि उसमें से जो करंट है वो प्रभावित हो रहा है, ठीक है। फिर ये है ए बी सी में चित्र में दिए गए परिपथ के अनुसार जुड़ा है, जब स्विच ऑन होगा तो क्या होगा। जैसे ये देखो, ये 3 आपके बैटरी जोड़े गए हैं, इसमें 3 तारों से जोड़ा गया है, और जैसे स्विच ऑन होगा तो हर जगह करंट आ जाएगा। तो जैसे ही करंट आएगा तो सभी एक साथ चमकने लगेंगे, ठीक है। फिर है जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में है, स्विच ऑफ का मतलब क्या है कि जो सर्किट है वो कैसा हो जाएगा, खुला सर्किट हो जाएगा, तो ये हमारा सही है। उसके बाद जब सर्किट खुला है तो उसमें से कोई करंट प्रभावित नहीं होगा, तो 2 और 3 इसके सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, जैसे विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किस गुण का इस्तेमाल करते हैं।
तो फ्यूज बनाने के लिए उसका गलनांक कम होना चाहिए, ताकि अगर करंट ज़्यादा आए तो फटाफट वो गल जाए और हमारा जो विद्युत के उपकरण है उसको बचा दे। फिर है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज के स्थानों पर इन दिनों किसका उपकरण का नाम का यूज किया जाता है? तो आजकल MCB, जिसे हम कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है MCB का, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, फ्यूज के स्थान पर आजकल MCB का उपयोग किया जाता है। फिर ये कुछ रिक्त स्थान है। हमारा शरीर बिजली का एक क्या है? कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर है, इससे आसानी से होकर बिजली पास हो सकती है। फिर है विद्युत सेल अपने अंदर के कंडक्टर, इसको हम सुचालक भी कह सकते हैं कि इससे आसानी से हमारा शरीर जो है बिजली का एक सुचालक है। फिर है अब एक विद्युत सेल अपने अंदर के जो रसायन हैं, केमिकल से वहाँ पे जो रसायन है उसके द्वारा बिजली पैदा करता है। एक विद्युत परिपथ में फ्यूज संभावित आग को रोकने के लिए एक क्या है? सुरक्षा उपकरण इसमें आएगा। और दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को बैटरी कहते हैं। अब ये जो आपके अलग अलग सिंबल्स हैं उससे ज़रूर क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसका है? तो ये है आपका बल्ब का। ठीक है, फिर आपका ये सिंबल किसका है? तो ये सिंबल है आपके स्विच का। ठीक है, यहाँ दे देते हैं, ये सिंबल है आपके स्विच का। फिर अगर हम देखें तो इस तरह से ये जुड़ा होता है। तो जब एक से अधिक हो तो उसे हम कहते हैं बैटरी, और सिर्फ एक हो तो इसे हम कहते हैं सेल। जिसमें जो लंबी डंडी है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज या प्लस चार्ज, और जो छोटी डंडी है वहाँ होता है नेगेटिव चार्ज। ये आप ध्यान रखना, इस तरह से आपका आ जाता है क्वेश्चन। फिर है पहेली के कमरे में नाइट लैम्प नहीं है, रात को बल्ब को तौलिए से ढक दिया ताकि रोशनी कम हो, क्या उसने सही कदम उठाया? तो नहीं, क्योंकि उत्पन्न गर्मी से तौलिया जल सकता है। बल्ब जो है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो बल्ब है उससे क्या ऊर्जा भी पैदा होती है? बिल्कुल, और इसलिए लैम्प शेड का उपयोग कर सकते हैं। फिर है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, जो CFL जो हम लोग बल्ब इस्तेमाल करते हैं उसकी बिजली के बल्बों की तुलना में क्यों पसंद करते हैं? तो उसमें गर्मी कम होती है और बिजली बर्बाद नहीं होती। जो पहले हम बल्ब इस्तेमाल करते थे जिसका तंतु टंगस्टन का बना होता था, उसमें बिजली काफ़ी बर्बाद होती थी ऊर्जा के रूप में। फिर है आपका सभी विद्युत उपकरणों में विद्युत फ्यूज की आवश्यकता को होती है। तो उसकी आवश्यकता होती है क्योंकि एक सुरक्षा उपकरण है और अत्यधिक प्रवाह को रोकता है वो। फिर है कि गीजर और टेलीविज़न सेट में एक ही फ्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग करंट की ज़रूरत होती है। तो गीजर में हमको ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है, टेलीविज़न में कम की, तो एक ही फ्यूज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर है आपका इस तरह का एक क्रियाकलाप होता है जिसमें लोहे के ऊपर अगर हम तार लपेट के उससे करंट कनेक्ट कर दे तो क्या होगा? उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अच्छा, विद्युत धारा के अगर आपसे प्रभाव पूछे जाएं तो किस किस प्रकार के प्रभाव होते हैं? तो एक विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है और एक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव पे जो कार्य करता है, जो आपके बेल है, घंटी जो आपकी बजती है ना, वो चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। ठीक है, मोटर जो है वो आपके चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे मोटर या घंटी, ये सब चुंबकीय प्रभाव पे। और तापीय प्रभाव पे जो भी आपके ताप वाले हैं, जैसे गीजर, ठीक है, उसके बाद हीटर, ये सब इस्तेमाल होते हैं तापीय प्रभाव पे। तो ये आप ध्यान रख लेना, तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दोनों पे अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, और इसका आपको क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा वैसे इन सब के अलावा ये ध्यान रखना है, ये जो है ये तो आपका इम्पोर्टेंट है ही, साथ के साथ NCERT के जितने भी आपके पीछे के क्वेश्चन है तीनों चैप्टर के, वो अच्छे से आप कर लेना, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और थोड़ा बहुत 6th क्लास से भी आता है तो वो भी आप ध्यान रख लेना। और अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अच्छे से तैयारी करो साइंस के एग्ज़ाम की, और इसको अच्छे से देख लेना वीडियो को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस GV।